कभी सोचा है कि एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी के नियम कानून कैसे 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए एक पूरे संविधान में तब्दील हो गए? चलिए, आज की इस कड़ी में भारत की इसी शानदार विधायी यात्रा को समझते हैं। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है ना? तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक आए कुछ ऐतिहासिक कानूनों की सीरीज ने धीरे धीरे इस बड़े बदलाव की नींव रखी। देखिए, ये पूरी कहानी 2 बड़े दौर में बटी हुई है। पहला दौर था कंपनी के शासन का, जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत की। और दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के हाथों में चली गई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1773 से। देखिए, उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, लेकिन ताकत के साथ साथ ना भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन भी बहुत बढ़ गया था। तो इसे काबू में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। इस पहले कानून ने सत्ता को एक जगह केंद्रित कर दिया और भारत में पहली बार एक फॉर्मल लीगल सिस्टम की नींव रखी। मतलब उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। अब ये बहुत दिलचस्प है, यहां पहली बार कंपनी के कमर्शियल यानी व्यापार वाले काम और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया गया। ये सत्ता के बंटवारे की तरफ एक बहुत अहम कदम था। मतलब ये तय हो गया कि भाई व्यापार अलग चीज है और शासन चलाना बिल्कुल अलग। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक्ट के बाद कंपनी सिर्फ एक व्यापार करने वाली संस्था नहीं रह गई, बल्कि वो एक पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, जिसके पास अब पूरे ब्रिटिश भारत पर शासन करने का अधिकार था। और देखिए, इसी कानून ने 2 ऐसी जरूरी चीजों की नींव रखी जो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। पहली, मेरिट पर आधारित सिविल सर्विस, और दूसरी, कानून बनाने के लिए एक अलग बॉडी का होना। फिर 1857 की क्रांति हुई। इस एक बड़ी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कंपनी का राज पूरी तरह खत्म हो गया और भारत पर हुकूमत सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गई। ये उस वक्त तक सत्ता का सबसे बड़ा ट्रांसफर था। जो पद पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, उसे बदलकर वॉयसराय कर दिया गया। और वॉयसराय कौन था? वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। जरा इस पद के नाम में हुए बदलाव को देखिए। बंगाल के गवर्नर से शुरू होकर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल और आखिर में वॉयसराय। ये पूरा सफर साफ साफ दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में और ज्यादा मजबूती से केंद्रित होती चली गई। अब जो अगला कानून आया, वो अपने साथ एक ऐसी सोच लेकर आया जिसने भारतीय राजनीति पर बहुत ही गहरा और दूर तक असर डाला। ये सोच थी पृथक निर्वाचक मंडल की, जिसे अंग्रेजी में सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या? इसका मतलब बहुत सीधा था कि किसी एक खास समुदाय के लोग सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। अब कहानी सिर्फ प्रशासन चलाने से आगे बढ़ जाती है। अब फोकस इस बात पर आ गया था कि सरकार का एक पूरा ढांचा कैसे तैयार किया जाए, एक ऐसा ढांचा जिसने आने वाले कल की बुनियाद रखी। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी का एक नया एक्सपेरिमेंट किया। इसका मतलब था कि कुछ मामलों पर कंट्रोल गवर्नर का होगा और कुछ पर भारतीय मंत्रियों का। इसके साथ ही सेंटर में 2 सदनों वाली यानी बाइकैमरल पार्लियामेंट्री व्यवस्था शुरू की गई, कुछ वैसी ही जैसी आज हम कई देशों में देखते हैं। और अब आता है 1935 का एक्ट। ये कानून इतना ज्यादा डिटेल और इतना अहम था कि ये कह सकते हैं कि ये आजाद भारत के संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट ही बन गया। इसके असर को ऐसे समझिए, हमारे आज के संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब करीब 66%, सीधे इसी एक कानून से लिया गया है। ये बात वाकई में सोचने वाली है। और फिर सफर के आखिर में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये वो आखिरी कानून था जिसने औपचारिक तौर पर ब्रिटिश राज को खत्म किया और कानून बनाने की सारी ताकत भारत और पाकिस्तान, इन 2 नए बने देशों के लोगों के हाथों में सौंप दी। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अब एक नए और आज़ाद भारत के लिए एक स्थायी, एक परमानेंट संविधान बनाने का बड़ा और मुश्किल काम शुरू होना था। हमारी संविधान सभा ने एक तय रोड मैप पर काम किया। ये सफ़र जुलाई 1946 में इसके गठन से शुरू हुआ और आखिर में 26 जनवरी 1950 को संविधान के पूरी तरह लागू होने पर जाकर खत्म हुआ। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसे देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने मिलकर अंजाम दिया और इसे पूरा करने में कुल 2 साल
11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त लगा। और इस पूरे काम में जो सबसे अहम भूमिका थी वो निभाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो 1773 में कंपनी के शासन से शुरू होकर 1950 में एक गणतंत्र बनने तक का ये सफर वाकई सत्ता के विकास की एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी है। और इस पूरे इतिहास को जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसी से हमें वो बुनियाद समझ में आती है जिस पर आज भारत का पूरा शासन तंत्र खड़ा है। तो आज हम यहाँ खड़े हैं, लगभग 200 साल के इतिहास से गुजरकर हमारा ये संविधान बना है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इस बुनियादी दस्तावेज का अगला विकास क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा मौजूद रहेगा।